बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन। इस वक्त गिरफ़्तारियों का भी सिलसिला चल रहा है और जो ताज़ा तरीन इत्तलात आई वो यही कि PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार किए जाने की इत्तलात हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो अपने घर गए तो वहाँ से PTI ने दावा किया है कि FIA की जानिब से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें FIA हेडक्वार्टर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। उनको इस सिलसिले में इससे पहले जो है वो तलब किया गया था साइफ़र के मामले पर तहकीकात के सिलसिले में, और आपको पता है कि जो PTI के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज कर लिया गया है और इससे पहले भी गिरफ़्तारी हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब की। वो रिहा होकर बाहर भी आ चुके हैं और उसके बाद से अब जो कोर कमेटी है उसको हेड भी कर रहे हैं और कोर कमेटी के इजलासों को बाकायदा तौर पर वो हेड करते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जो लाए अमल है वो अपनाया जा रहा है। जो एक ताज़ा लाए अमल इस कोर कमेटी की जानिब से अपनाया गया वो ये कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उनके बारे में ये कहा गया कि वो 90 दिन में होते दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस पर अब तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि वो न सिर्फ ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है इसके ख़िलाफ़, बल्कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के जो फ़ैसले थे जिसमें यह तय किया गया था कि जी जो सेंसस है 2023 का इसको अप्रूव किया गया, तो उन फैसलों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है। दूसरी जानिब ज़्यादातर सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त इस बात पर मुसिर हैं कि मुल्क में इंतखाबात 3 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए और यही वजह है कि बार बार इन सियासी जमातों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इसीलिए असम्बली को तहलील पहले कर दिया था ताकि 2 के बजाय 3 माह में इंतखाबात हों और ये 3 माह इलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी हों जिसमें वो हल्का बंदियाँ भी कर लें। इसमें जो अब आवाज़ उठाई जा रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी उठाई जा रही है। शहरी रहमान साहिबा जो है उन्होंने भी वाज़े तौर पर यही कहा है कि हम यही चाहते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो 3 माह के अंदर हों। पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर एतराज़ तो कर रही है, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उस वक्त उन तमाम फैसलों में शामिल थी और क्या उस वक्त इन मामलात को प्रीएम्प्ट नहीं किया गया, क्या उस वक्त मालूम नहीं था कि जो हल्का बंदियाँ हैं उसमें कितना अरसा लग सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और क्या इंतखाबात जो है वो ताख़ीर कर सकते हैं, इन खदशात पर जो है वो हमने आज बात करने के लिए खुसूसी तौर पर दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बुखारी साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दें, क्लियर कर दें कि जी उस वक्त जब ये कहा गया कि CCI में फ़ैसले हो गए कि ठीक है जी जो लेटेस्ट सेंसस है उसी के तहत हल्का बंदियाँ होंगी, तो उस वक्त कोई इब्हाम था किसी भी किस्म का कि जी 3 माह से ज़्यादा भी अरसा लग सकता है इन हल्का बंदियों में? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इलेक्शन की हल्का बंदियों के हवाले से CCI में तो ये डिस्कशन नहीं थी। गुजारिश ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जी बुखारी साहब जो सेंसस की ऑफिशियली पब्लिकेशन की अप्रूवल आई उससे यहाँ इलेक्शंस का इशू उसके साथ मुंसलिक है, वहाँ पे और इश्यूज भी हैं। वहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर सेंसस की जो अप्रूवल है उसमें बुनियादी बात तो प्रोविंसेस का जो शेयर है डिविजिबल पूल में वो भी उससे डिटर्मन होता है। जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उससे लिंक्ड होते हैं। पॉपुलेशन की बुनियाद पे ही PSDP भी बनता है। ठीक, तो वो सिर्फ इलेक्शन की डिलिमिटेशन की हद तक नहीं। फिर ये देखिए, इसके 2 प्रोविजंस हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। एक है आर्टिकल 51 और आर्टिकल 51 जो है वो उसका सब आर्टिकल 1 नंबर ऑफ़ सीट्स बताता है आपको कि नेशनल असेंबली की नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होंगी। आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 3 जो है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स के प्रोविंसेस में सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी और प्रोविंशियल असेंबली की सीट कितनी होंगी। और फिर आर्टिकल जो 51 का सब आर्टिकल 5 है वो डील करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस जो लास्ट पब्लिश्ड ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस होगा उस पर होंगी।
अब देखने वाली सूरत हाल ये तो हमें इल्म था कि अगर आप डीलिमिटेशन करेंगे और नंबर ऑफ़ सीट्स को डिस्टर्ब करेंगे, किसी प्रोविंस में से माइनस करेंगे, विड्रॉ करेंगे, किसी की तरफ उनको ऐड करेंगे, तो यू नीड टू डू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बगैर सीट्स की डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। एक सूबे से विड्रॉ करके दूसरे सूबे को नहीं दे सकते, नंबर ऑफ़ सीट्स आप नहीं बढ़ा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो। तो फिर उस वक्त साथ दूसरा जो आर्टिकल था वो था 224, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी तो विदिन 90 डेज़ इलेक्शन होने चाहिए। तो हमारे जहन में वो बात भी थी कि आइन जो है वो सुप्रीम लॉ है, उसकी प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम है। और अभी इलेक्शन कमीशन ने जो डीलिमिटेशन की बात की है वो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 17 के नीचे की है। वो सेक्शन 17 जो है वो ओवरराइड नहीं करती कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। ये बिल्कुल ये उसमें ज़रूर है कि लेटेस्ट सेंसस पे डीलिमिटेशन होगी, लेकिन डीलिमिटेशन तब हो सकेगी कि जब आप जो टोटल पॉपुलेशन है मुल्क की और उसके मुताबिक आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें सीट्स की। अभी भी ये पॉसिबल है कि पॉपुलेशन पहले अगर 7 लाख पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है तो आज 8 लाख पे आप कर देंगे उसको, लेकिन आपको बाउंड्रीज चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपको नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 224 प्रिवेल करता है, और जब वो प्रिवेल करता है वो सुप्रीम लॉ है, तो उसके तहत इलेक्शन हो जाने चाहिए 90 डेज। सर अगर अब आर्टिकल 224 जिसकी आप बात कर रहे हैं वो प्रिवेल जाहिर है चाह तो रहे हैं कि हो, अगर हो नहीं रहा और उसी के सिलसिले में जवाज़ इलेक्शन कमीशन ये दे रहा है कि नहीं जी, जब तक हम उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो प्रॉपर नुमाइंदगी है आवाम की वो नहीं देंगे डीलिमिटेशन के तहत, और उसके बाद फिर एक और प्रोसेस जो वोटर लिस्टों की जाहिर सी बात है तश्कील का है या उनको हतमी मराइल में दाखिल करने का है, जब तक ये नहीं होगा तो फिर आइन ही तो कहता है कि जी वोट का जो हक़ है वो हर शहरी को हासिल है, नुमाइंदगी का हक़ है। तो ये भी तो आइन ही कहता है, ये हक़ भी तो आइन ही दे रहा है। तो फिर ये तो एक टकराव की सी एक सूरत हाल बाज़ाहिर लग रही है, तो इसका हल क्या होगा फिर बुखारी साहब? दिस अनदर मिसकंसेप्शन आल्सो। अच्छा, आपको पता है इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो अंडर द लॉ, अब जिस शख्स को CNIC बनता है उस फॉर्म में ये बात दर्ज होती है कि वो राइट ऑफ वोट कहाँ एक्सरसाइज करना चाहता है। वो जो CNIC बनता है बज़ात खुद वो सबूत है कि वो टेम्परेरी एड्रेस पे बनाना चाहता है या परमानेंट एड्रेस पे, वो चॉइस भी उस फॉर्म में दर्ज होती है। तो वोटर लिस्ट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। पहले वो इलेक्टोरल रोल एक्ट था, अब इलेक्शन एक्ट के नीचे बनती है, तो इलेक्टोरल रोल तो वहाँ पे मौजूद है। तो वो तो आप किसी को डिप्राइव नहीं करेंगे राइट ऑफ वोट से। जिस बंदे का CNIC बना हुआ है वो लिस्ट में एनरोल्ड एज अ वोटर, तो उसको आप कैसे डिप्राइव करेंगे? जिस एड्रेस पे उसका वोट बना हुआ है उस पर वो राइट एक्सरसाइज करेगा, इसमें तो कोई इबाहम नहीं है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं भी वायलेशन नज़र नहीं आती कि आप अब वो 8330 पे आप मोबाइल पे अगर आप मैसेज करते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है कि आपका वोट नंबर फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ हल्के में दर्ज है, फ़लाँ पोलिंग स्टेशन पे दर्ज है। तो वोट तो वो ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल्स एग्जिस्ट करती हैं। डीलिमिटेशन और चीज़ है, इलेक्टोरल रोल्स और चीज़ है। जो इलेक्टोरल रोल्स बनती हैं वो इलेक्शन एक्ट के नीचे बनती है। अच्छा सर, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जाहिर सी बात है वाजे कर दिया है कि जी नहीं हो सकते 3 माह के अंदर इंतखाब, आप लोग चाहते हैं, आप लोगों का मौक़िफ़ है कि होने चाहिए। PTI जैसे मैंने आज कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने भी गो के गिरफ़्तार हो गए हैं मुबैना तौर पर, लेकिन ये कि उन्होंने भी यही कहा कि जी हम अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। जो एक तो ये कि जो आइन के तहत जो आपने कहा आर्टिकल 224 उसके तहत कि जी इंतखाब 90 दिन के अंदर हो, और दूसरा जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसके फ़ैसलों को भी वो चैलेंज करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों की भी यही नीड है तो क्या आप भी इस मामले में कोई फ़रीक बनेंगे इस केस में अगर ये दरख्वास्त जाती है? देखिए जी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग है ना उसको बेशक चैलेंज, किसी सिटीज़न का भी राइट बनता है किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर को वो चैलेंज किसी जुडिशल फोरम पे कर सकें, वो चाहे PTI हो चाहे कोई और जो बात हो तो उनका राइट बनता है। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो उसकी डिसीजन बाय मेजॉरिटी होते हैं। तो यह मामला सब जुडिस है कि आया उनको उन 2 चीफ मिनिस्टर्स को माइनस भी कर दे तो फिर भी वो उसका जो डिसीजन है वो वैलिड है कि नहीं है, वो अब सब जुडिस है, उसको देख लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो चैलेंज करने की बात है
वो पीटीआई फैसला करती है या कोई और जमात करती है, जाती है, वो उनका राइट बनता है अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ऑलरेडी पिटिशंस इसके पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास, कुछ सुप्रीम कोर्ट बार ने भी चैलेंज किया हुआ है, तो पीपल्स पार्टी इस पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में ही डिसीजन लेगी कि हम कोर्ट्स में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये ज़रूर है कि आप विद इन 90 डेज़ इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, एक मैं फैक्ट जो है वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा कि 1973 से 2006 तक जो 37 साल थे उसमें सीसीआई की सिर्फ 11 मीटिंग्स हुई थी, और यही वजह है कि जो 18वीं तरमीम हुई, और आप लोगों का शुक्रिया कि उसके बाद इस बात को पाबंद किया गया कि जी कम से कम 3 माह के अंदर एक मीटिंग जो है, एक इजलास उसका बुलाया जाना वो बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने देखा कि 2010 से 2023 तक जो 13 साल गुजरे उसमें 38 मीटिंग्स हुई, क्योंकि 52 होनी चाहिए थी, लेकिन 12 38 तो हुई, उसमें हालात भी बीच में हमने देखे थे। पीटीआई के दौर में 11 मीटिंग्स हुई, और जो ये आखिरी 15 माह गुजरे हैं शहबाज हुकूमत में, जिसके ज़ाहिर है आप भी हिस्सा थे और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो आपके थे, उसमें सर सिर्फ एक ही मीटिंग हुई 5 अगस्त 2023 को। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे सर कि ये ठीक है, क्योंकि आईनी तौर पे तो पाबंद है कि कम से कम होनी चाहिए ना एक मीटिंग 3 माह में। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। समहाउ ये नहीं हो सकी तो, लेकिन आर्टिकल 254 उसमें है, जैसे वो लीव ले सकते थे या लीव ली होगी उनकी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हम समझते हैं कि हमारा मुल्क एक फेडरेशन है, और फेडरेटिंग यूनिट्स के अपने राइट्स हैं। और आपके जहन में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में बड़ा इंपॉर्टेंट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई, जिसमें डिविजिबल पूल से जो फेडरेटिंग यूनिट्स के जो उनका डिविजिबल पूल से उनका हक बनता था, जो शेयर बनता था, वो उनको एलोकेट हुआ। वही नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जो है ना, तो वो ऑब्वियसली वो हुआ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इनिशिएटिव था सर। इसीलिए मैंने कहा ना कि 18वीं तरमीम का शुक्रिया अदा किया कि ये इसने पाबंद किया, लेकिन सवाल ये है कि इस 15 माह में तो आप भी ज़ाहिर हिस्सा तो थे, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये इंटरेस्ट है कि वो एक मीटिंग कर रही है सर 15 महीने में। आप लोगों ने नहीं कहा शहबाज हुकूमत से कि भाई ये क्या है? नहीं, हम तो सिर्फ शहबाज से, हम तो बाकी हुकूमतों से भी कहते थे कि क्योंकि जो स्मॉलर प्रोविंसेस थे वो डिप्राइव्ड समझते थे अपने आप को, और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि जो शेयर था नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड में वो रीएलोकेट हुआ, और एक प्रोविंसेस ने फोरको किए, पंजाब ने फोरको किए, और बलूचिस्तान को ज़्यादा शेयर मिला। और अब फिर मैं समझता हूँ कि इसी बुनियाद पे नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, लोग स्मॉलर प्रोविंसेस अग्रीड फील करते थे। तो ये तो एक मिसाल पीपल्स पार्टी ने सेट की, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि मीटिंग्स होनी चाहिए थी, और उस पर 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो इंटीमेट भी करते रहे और वो उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाते रहे। लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाना प्राइम मिनिस्टर का काम है, वो प्राइम मिनिस्टर ही बुलाते हैं, चाहे वो इमरान खान था तो उसको बुलानी चाहिए थी, और फिर शहबाज शरीफ साहब से तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो नहीं बनती जिम्मेदारी उसमें। सर जिम्मेदारी तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि बनती है, लेकिन जब आप उसका हिस्सा हो हुकूमत का तो सबकी जिम्मेदारी होती है ना, सबने प्रीएम्प्ट करना था, क्योंकि इलेक्शन वक्त पर होना ये तो अब आप जैसे अब आप मुतालबा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रही है, दीगर जमातें भी कर रही हैं, थोड़ी सी नून लीग की हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट इस वक्त ज़्यादा नहीं है 90 दिन के अंदर का, क्योंकि एहसान इकबाल साहब भी खुद यही कह रहे हैं कि जी जो बुनियादी हुकूक हैं वो मिलने चाहिए, उसके लिए 90 दिन लगे या 190 दिन लगे, हमें इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस इंतखाबात आइनी तौर पर जो है वो होने चाहिए। तो ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सर। बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ज़रूर करते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पे जो थे हमने इंटीमेट ज़रूर किया। अच्छा, और फिर उस पर आप ये भी देखिए कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग इसलिए भी नहीं हो सकी कि सेंसस कंप्लीट नहीं था, डिजिटल सेंसस जो था वो कंप्लीट नहीं था। जब वो कंप्लीट हुआ तो पीपल्स पार्टी ने इसरार किया और उस पर मीटिंग होगी और वो ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया, अप्रूव भी हो गया। तो जब वो अप्रूव हो गया, लेकिन आप नंबर ऑफ़ सीट्स नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 51 की मौजूदगी में
अगर उसको आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए और आपको पार्लियामेंट का वजूद चाहिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 224 आर्टिकल जो है वो प्रिवेल करेगा, उसको प्रिवेल होना चाहिए और 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, 90 डेज़ में सर अगर इलेक्शन नहीं हो पाते किसी वजह से, क्योंकि अब अगर ये मामला अदालत में ज़ाहिर है जाता दिखाई दे रहा है, बज़ाहिर कि शायद अदालत में चला जाएगा और वहाँ से किसी भी किस्म की कोई रिलीफ मिल जाता है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर उसके बाद आप इलेक्शन कब देख रहे हैं? क्या आप फरवरी में देख रहे हैं, मार्च में देख रहे हैं? क्योंकि मार्च में गालिबन सेनेट के इंतखाबात भी हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है ज़ाहिर है। देखिए जी, हम तो समझते हैं अगर आइन के मुताबिक इलेक्शन ना हुए तो सिस्टम रोल बैक हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि न सिर्फ सेनेट 11 मार्च रात 12 बजे आधी सेनेट जो है वो खाली हो जाएगी, बिल्कुल। प्रेसिडेंसी अगले महीने खाली हो रही है। इन दोनों का इलेक्टोरल कॉलेज जो है, प्रेसिडेंसी का इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पे पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम चले तो इलेक्शंस तो बहुत ज़रूरी हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आर्टिकल 224 को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये इलेक्शन कमीशन विदिन 90 डेज़ करवा सकता है। अच्छा, उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जी इसको आप जल्दी जो है वो कर सकते हैं और डीलिमिटेशन हो सकती है सर, लेकिन मेरा कह लें या बहुत से लोगों का ये सवाल कह लें कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आइन को आप चाह रहे हैं कि प्रिवेल करे, लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं, केपी की बात करते हैं, तो वहाँ पर 3 माह के अंदर इंतखाब नहीं होता, तो वहाँ पर फिर वो जो आइनी कदगन है या आइनी जिम्मेदारी है उसका फिर सर क्या होगा? बिल पे उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन उसके रीजंस आपके सामने आ गए थे उस वक्त। फिर कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स आ गई, फिर बेंचेस में डिवीजन आ गई, फिर वो इख्तियारात जो प्रेसिडेंट के नहीं थे वो इन्वोक हो गए, जो गवर्नर के थे वो प्रेसिडेंट ने इन्वोक कर लिए। तो ये ऐसी कंट्रोवर्सीज आई कि जो जुडिशल फोरम पे चलेगी। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने माजरत कर ली। इसलिए एक बात आप जहन में रखें कि ये दोनों प्रोविंसेस के इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन पे आते थे। उस पर बहुत सारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी ये समझती थी कि सारे इंतखाबात एक वक्त पे होने चाहिए, चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के भी, क्योंकि हमने ये देखा कि डिफरेंट डेट्स पे अगर इलेक्शन होते तो एक असम्बली पहले मुंतखब हो जाती, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट दूसरे इंतखाबात पे होता। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए एक दिन पे इलेक्शन होने बहुत ज़रूरी थे। उसकी मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पाकिस्तान के इलेक्शनों से मुख्तलिफ डेट्स पे होते हैं, लेकिन वहाँ की पोलिटिकल फोर्सेस का ये मुतालबा रहा कि हमें पाकिस्तान के साथ रखा जाए इलेक्शंस के, क्योंकि जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट होता है इन इलेक्शंस पे, और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तवक्को नहीं की जा सकती। तो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मैं समझता हूँ कि एक दिन में इलेक्शन होने चाहिए, चारों असम्बलीज़ के भी और कौमी असम्बली के भी, ताकि लोग अपना हक के जो राइट ऑफ वोट है वो बिल्कुल। मुझे जो आपकी बातों से सर जो तासुर मिल रहा है वो ये कि शायद इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त कोई ठोस वजह नहीं है कि इंतखाबात जो है वो आगे बढ़े, ऐसा ही है सर? स्वाय सेक्शन 17 के इलेक्शन एक्ट के और कोई रीज़न नहीं है। ठीक, और तो मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन एक्ट की 17 जो सेक्शन है वो आर्टिकल के प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं करती। ठीक है, तो सर इसमें एक ज़ाहिर पॉलिटिकल एक पहलू भी आता है ना बुखारी साहब, वो ये आता है कि पहले भी कहा जाता रहा और अभी भी यही कहा जा रहा है, तो अगर कोई ठोस वजह नहीं है और इंतखाब को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो जो एक सियासी जमात है उसकी जानिब से जो एक तासुर दिया जाता है कि हमें दीवार से लगाने के लिए ये सब किया जा रहा है, और ताकि हमारी यानी कि आप देख लेना अब आज जो गिरफ्तारी हुई उसको भी रीज़न ये दिया जाएगा, तो वो तासुर जो है सर उसको तो इसका मतलब फिर हवा मिल रही है इस बात से। देखिए, जिस सियासी जमात का आप जिक्र करते हैं वो अभी तक तो इन्वेस्ट ही नहीं है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन की जो प्रोविजंस हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वो तो उन्होंने कराए नहीं। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना हो तो वो सिंबल नहीं ले सकती, और फिर उनकी क़यादत डिस्क्वालीफाई हो चुकी है,
वो पार्टी को हेड नहीं कर सकते। वो दीवार को लगाने की बात जो है, अगर आप जुर्म का इर्तिकाब करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। तो जो आपने 9 मई को किया और जो उसके बाद आप करते रहे, वो कौम के सामने है कि आप कानून और आइन की बालादस्ती को कितना तस्लीम करते थे। कहाँ कहाँ आपने कानून की वायलेशन नहीं की, कहाँ कहाँ आपने इलेक्शन प्रोविजंस की वायलेशन नहीं की, तो फिर आपको फेस तो करने पड़ेंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस। बिल्कुल, और ये ज़ाहिर है एक जमात पे तो लागू नहीं होता। अगर ये नून लीग है तो उसको भी फेस करना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ साहब पे वो लाने पर उनको बजिद है कि वो आ रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जी वही हमारे अगले वज़ीर आज़म होंगे, जबकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल भुट्टो साहब होंगे। तो आपको वैसे क्या आने वाले इलेक्शन में क्या लग रहा है कि क्या ऐसे ही कोई जो है वो एक हंग पार्लियामेंट बनेगी, या नहीं कोई किसी को जो है वो मेजॉरिटी मिल सकती है इन हालात में? देखिए, ये तो खैर जो इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे उसी पे आपको पोजीशन सामने होगी कि कौमी असम्बली की क्या कंपोजिशन आती है। ख्वाहिश करना रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन किसी कोई तो नहीं लगा सकते। नहीं सर, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे? सर मेरा तो ये सवाल है ना, और वो क्यों कह रहे हैं कि नवाज शरीफ होंगे, तो जब पता ही नहीं है। थोड़ा पेशेंस से मेरा अगर जवाब सुन लेते तो फिर मैं बिल्कुल आपको सवाल ना करना पड़ता। ये मुझे कंक्लूड तो करने देते आप। बात यह है कि इलेक्शन रिजल्ट्स ही फैसला करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। ख्वाहिश करना नून की जमात करती है, उनकी लीडरशिप होगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इस पर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है। बिल्कुल हमारे एफर्ट्स है, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स में है, इलेक्शनरिंग पॉलिटिक्स में है, उसकी बिल्कुल ख्वाहिश है कि हम गवर्नमेंट बनाएं, गवर्नमेंट इंस्टॉल करें और अपना लीडर उनका प्राइम मिनिस्टर हो। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो पास परफॉर्मेंस थी वो अपना शेयर लेगी, और नेशनल असेंबली में इंशाल्लाह हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ होगी कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर हों। लेकिन अगर नून ख्वाहिश करती है तो ऑब्वियसली ये भी डिपेंड करता है कि ये रिजल्ट्स क्या आते हैं। अगर उनके पास मेजॉरिटी आ गई तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, अगर हमारे पास मेजॉरिटी आ गई तो फिर हम अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। एग्जैक्टली। जो सर आपकी हुकूमत को एक और भी क्रेडिट जाता है कि आपके दौर में 2008 से 2013 तक ये दावा किया जाता है और कहा जाता है कि जी कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। क्या आज के दौर में आपको लगता है कि ऐसा है, सियासी कैदी है? क्योंकि बाज़ जमातें ये कह रही हैं कि हमें जो है ना वो उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है पॉलिटिकली। देखिए, पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन पर वो एलिगेशन लगा सकते हैं और फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव भी करें, खाली अखबारात के बयान की वजह से नहीं। लेकिन उनका कंडक्ट भी तो आप देख लें कि उनका कंडक्ट क्या रहा। उनका कंडक्ट मार्च 2022 से ऑनवर्ड उनका क्या रहा कि जब लहरा के कहते रहे कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की, फिर कहा जनरल बाजवा ने साजिश की, फिर कहा मोहसिन नकवी ने साजिश की, और फिर जो स्टेट सीक्रेट्स हैं उनको अफशा किया, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे इनको। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, जाते हैं सर एक सवाल, शहबाज शरीफ तो जाते हुए ये कह गए कि जी मैं अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट का आँख का तारा रहा, और जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी रही। सर 2018 में जो इस्टेब्लिशमेंट थी जितनी मजबूत थी, क्या आज उतनी मजबूत है, उससे ज़्यादा है? इस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है, लेकिन हुक्मरानी हक आइन के तहत सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का है। और हम समझते हैं कि आइन में जो पैरामीटर्स दिए गए हैं स्टेट ऑर्गन्स के, उन स्टेट ऑर्गन्स को उनके अंदर रह के काम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर बिलीव करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्र हुसैन बुखारी साहब से हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिले, और इस्तेहकाम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो क्या किरदार अदा कर सकती है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे फयाजुल हसन चौहान साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे या नहीं होंगे, इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो मौक़िफ़ हैं वो हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ये मानना है, ब्रेक से पहले
तफसील से बात कर रहे थे नैयर हुसैन बुखारी साहब। उन्होंने कहा कि जी इंतखाबात 3 माह के अंदर अंदर होने चाहिए। इसमें कुछ जमातें जो हैं वो बहरहाल क्लैरिटी जो है वो नहीं दिखा रही हैं, जिसमें नून लीग शामिल है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो क्या समझती है, इसी पर बात करेंगे। और इसके लिए खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने। फ़याज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके, फरमाइएगा। और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, दो टोक मौक़िफ़ क्या है कि जी इंतखाबात नवे रोज़ के अंदर होने चाहिए या नहीं, जो हल्का बंदियाँ हैं वो ज़्यादा आप ज़रूरी समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि आइन और कानून के मुताबिक जनाब प्रोसेस चलना चाहिए, और जो मास माइंड है पाकिस्तान का, उन तमाम को जनाब अगले इलेक्शन के प्रोसेस में इंक्लूड करना चाहिए। आइन और कानून पाकिस्तान का ये कहता है, आइन का आर्टिकल 51 है, उसका सब आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 है, जिसके तहत रियासत पाकिस्तान अगर कोई भी मरदमशुमारी करवाएगी और उसका सरकारी नतीजा जनाब उसको मंजूर कर लेगी और शाया कर देगी, तो रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों की नई हदबंदियां, डीलिमिटेशंस करवाएगी, और जो भी अगला इलेक्शन होगा वो उस नई हदबंदियों के ऊपर होगा। ये आइन के अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा है। अब तकरीबन 3 करोड़ से जायद वोटर जो है वो नया ऐड हुआ है इस मरदमशुमारी के अंदर। तो आप बताएं कि आप जब इलेक्शन कराएंगे तो 3 करोड़ वोटर्स को आप एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं कि कोई इतना भी जना कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर फरवरी या मार्च के अंदर ये इलेक्शन हो जाएंगे, नई हदबंदियां। और वैसे भी अब मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर तमाम सरकारी स्टेक होल्डर्स इस बात का फैसला कर चुके हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां होगी और इलेक्शन होगा। तो उसके तहत पूरा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है, दिसंबर तक तो आपकी हल्का बंदियां जनाब आपकी फाइनलाइज होंगी। फिर उसके बाद आपका तकरीबन फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में आपका इलेक्शन होगा। अच्छा फयाज भाई, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आइन ही की मिसालें आप दे रहे हैं तो आइन ही का आर्टिकल है ना 224 जो कहता है कि नहीं जी 3 माह के अंदर इंतखाब जो है वो होना चाहिए। और इस सिलसिले में अब कुछ जमातें जो हैं वो तो अब सुप्रीम कोर्ट भी जा रही हैं दरख्वास्त लेके। PTI ने ऐलान कर दिया है कि हम जा रहे हैं। वो अलग बात है कि इस ऐलान के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बहरहाल जो कानूनी कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। और नैयर साहब भी अब से कुछ देर पहले यही कह रहे थे कि जो CEC है पीपल्स पार्टी की, वो फैसला करेगी कि जी हमने अदालत में जाना है या नहीं जाना। तो और जो वकला है, वकला बरादरी सुप्रीम कोर्ट बार जैसे है पाकिस्तान बार काउंसिल, वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी हम जो है वो अब रुख कर रहे हैं, हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। और जब से अदालतें खुलेंगी जैसे ही तो ये मामला तो फिर अदालत में चला जाएगा 3 माह के अंदर इलेक्शन कराने के लिए। अदालत में जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन और कानून को देख के और जमीनी हकायक को देख के फैसला कर देगी। और एक बात याद रखिएगा, आइन जो है ना नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह ना कुरान है ना हदीस है। आइन बनाए जाते हैं रियासत को चलाने के लिए। जब रियासत को चलाने के लिए ऐसे मामलात क्रिटिकल मोड़ आ जाए तो वहां पे फिर रियासत सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपके सामने पहले क्वेश्चन के जवाब में बताया कि 3-3.5 करोड़ नया वोटर है। आप किस तरीके से उस 3.5 करोड़ वोटर्स को, पिछला इलेक्शन भी आपने जनाब नई मरदमशुमारी के मुताबिक नहीं करवाया था, और 2018 के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मुतफिका फैसला किया था कि अब जो भी इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होगा। आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। तो 2-3 माह फिर इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, मैं पिछले 5 माह से ये बात कह रहा हूं कि जब आपकी हुकूमती PDM की हर पार्टी का जनाब स्पोक्स पर्सन और मिनिस्टर आके कहता था जी कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर के अंदर हो जाएंगे, इलेक्शन अक्टूबर नवंबर के अंदर हो जाएंगे। मैं 5 महीने से ये कह रहा हूं कि इलेक्शन हो ही नहीं सकता जनाब आपका 6 महीने जनाब मार्च से पहले। उसमें मरदमशुमारी बुनियादी वजह थी। दूसरा, अब आपका पानी का इशू है, सैलाब का इशू है। अगस्त के इस महीने के अंदर दोबारा इंडिया ने अपनी टिपिकल हरामजदगी जो वो करता है इंडिया, जो हर साल पानी छोड़ता है और पानी का जो बम छोड़ता है, उसकी वजह से आपका आधा पंजाब, पूरा सिंध, पूरा आधा बलोचिस्तान आपका पानी में डूबा हुआ है। फिर आउट ऑफ द वे बारिशें और जनाब आपका माहौल बना हुआ है। इसके अंदर भी मैं ये समझता हूं कि 3-4 महीने रिहेबिलिटेशन के ऊपर 4-5 महीने लग जाएंगे। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए अदालत के अंदर अगर केस जाएगा तो अदालत इन सारी चीजों को देख के फैसला कर देगी, लेकिन इलेक्शन आपका फरवरी के एंड से पहले पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और ये भी खदशात मौजूद हैं। मिसालें तो दी जाती हैं ना फयाज भाई, आप सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मिसालें जो हैं वो
तुर्की की भी दी जाती हैं कि वहाँ इतना बड़ा ज़लज़ला आया, वहाँ पर हालात ख़राब थे, लेकिन इसके बावजूद वक्त पर इंतखाबात हुए। और मार्च में ये कहा जा रहा है कि जी सेनेट के इंतखाब होंगे, आपको पता है फरवरी मार्च में, फिर PSL भी होता है, कोई ना कोई वजूहात, तो खदशात हैं बहुत से लोगों के कि ये शायद अभी मार्च में भी नहीं होंगे, ये अगर अभी नहीं हुए तो फिर ये शायद लंबे अरसे के लिए ना हो। और इसकी एक वजह जो बुनियादी बताई जाती है वो ये कि जी आपकी जो काबीना आई है वो टेक्नोक्रेट्स पर मबनी है, और जाहिर सी बात है कि वो इसीलिए एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं ताकि मामला जो माशी हैं वो तरीके से चलते रहें। क्या कहेंगे आप? मैं जाती तौर पे आपको बताऊं, ये मेरी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। मेरी जाती ख्याल में पाकिस्तान के अंदर 2 साल इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये मेरी जाती है। बिल्कुल, पाकिस्तान इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इस वक्त तबाह हुआ हुआ है। पिछले 1.5 सालों में मुल्क दुश्मन ताकतों ने जिस तरीके से PTI के चेयरमैन को और तहरीक फसाद फिल अर्ज को, IMF को, PDM की नाअहल और निकम्मी हुकूमत को, इन तमाम लोगों को इस्तेमाल करके जिस अंदाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो भाई पहले इकोनॉमी बेहतर करो। आवाम की किस्मतों में फाके, डाके, धमाके, नाके, चाके, रसवाई, जगहसाई, मुआशी बेहयाई, जिल्लत, हर चीज आ चुकी है। रिच क्लास के जनाब आपके किचन नहीं चल रहे, पुअर और मिडिल क्लास को तो आप एक साइड पे रख दो। तो जनाब इन हालात के अंदर सबसे पहले आम आवाम, गरीब आवाम और रियासत है। सबसे पहले मैं समझता हूं, अब आप इलेक्शन करा देते हैं, आप कोई पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी ने इलेक्शन मानना ही नहीं। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, इतना 1.5 साल पाकिस्तान को पोलराइज कर दिया गया है, इतना स्पेशली पिछले 10 साल, लेकिन खसूसन पिछले 1.5-2 सालों में, और उसमें जितने मुल्क दुश्मन फैक्टर्स थे और करैक्टर्स थे, उन्होंने प्रॉपर रोल प्ले किया। उन्होंने तहरीक फसाद फिल अर्ज जो हकीकी आजादी के नाम पे अमेरिका के खिलाफ चलाई, उसको फौज के खिलाफ ले आए, फौज के खिलाफ नफरत, फौज के खिलाफ अदालतों के खिलाफ नफरत, फिर IMF का टूल इस्तेमाल करके IMF को पहले जनाब नाराज किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो साबिक वजीर आजम है, उन्होंने फरवरी के महीने में 50 रुपए पेट्रोल सस्ता करके, पेट्रोलियम की मसनूआत 3 महीने की स्टेटक करके, उनसे माहिदा तोड़ के उनको जस्टिफिकेशन दी। उन्होंने उस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे 1.5 साल PDM के हुक्मरानों को अपनी उंगली पे नचाया। उतने नकम्मे और नाहल वो खुद भी थे। इन सारी चीजों के होते हुए दिवालिया की रट लगाई गई पाकिस्तान में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और हमारी तरफ से। पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी जाती राय में 2 साल इस मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पूरी तवज्जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने पर लगाना चाहिए। सिर्फ एक शेर, मतलब अगर इजाजत दें आपसे, क्योंकि लेवरेज है, आपकी इज्जत है और आप बहुत प्यार करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना, यानी पर्सनल नहीं लेना। लेकिन हम आपको याद होगा कि उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब जैसे लोगों पर हम तनकीद करते थे डे 1 से। साइफर मामले के ऊपर मेरी अगर आप बात मुझसे कहेंगे तो बहुत से लोग कहते थे साइफर में कहता था ये झूठ है, इसको हम मान नहीं सकते। बहुत सी बातें हो सकता है ठीक हो उनकी, लेकिन कम से कम ये बातें ठीक नहीं है। तो हम तो स्टैंड लेते थे, हम तो कहते थे, मुझ समेत बहुत से लोग कहते थे। लेकिन उस वक्त कहा जाता नहीं जी उस्मान बुज़दार साईं से तो अच्छा कोई है ही नहीं, उनसे तो कोई ईमानदार कोई है ही नहीं। यही ईमानदारी निकली है आखिर में कि जनाब वो उनको पार्टी से जो है वो क्या कहेंगे फयाज भाई? आपने एक भाई की हैसियत से लेवरेज ली, बिल्कुल मैं देने को तैयार हूं, लेकिन अब इसका जवाब सुन लें। और भाई हम तो कहते हैं कि पशेमा हूं, तभी आपके सामने बैठा हूं, तभी तो जनाब मैं कफारा अदा कर रहा हूं, तभी तो पिछले 3 महीने से हर रोज एक दो शो करके फ्रंट फुट पे आके ब्लंटली बोल्डली एक वो चीज कि जो मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश हुई वो बेनकाब कर रहा हूं। मैंने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की 22 मई को मैंने कहा मुझे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जात से, उसके इखलाक से, उसके किरदार से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं वो बातें जानता हूं जो रेहाम खान भी नहीं जानती थी, लेकिन मैं एक लफ्ज उस पर नहीं बोलूंगा। मैं उस पर बोलूंगा जिससे मेरी धरती मां को नुकसान हुआ, जिससे मेरे और करोड़ों पाकिस्तानियों के जज्बात का रेप हुआ, जिससे पाकिस्तान के दुश्मनों को मौका मिला कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के खजाने का बेड़ा गर्क हुआ। उस पर मैं बोलूंगा तो भाई पशेमानी थी, लेकिन कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानहा यह हुआ लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। जनाब हम ठहर गए। जब 9 मई का हादसा हुआ उससे पहले भी हम समझाते रहे। वाहिद फयाजुल हसन चौहान था कि जो पार्टी के अंदर पाक फौज और अदालतों और ISI की इज्जत और मर्तबत के हवाले से दामे दरमे सुखने बोलता रहा। ठीक है, अच्छा फयाज भाई, अब इस बात की क्या गारंटी है और आपकी क्या तैयारी है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें हमें इस तरह के कोई मिसहैप या ऐसी चीजें जो हैं वो यानी इन तमाम चीजों से पाक होगी
और मुस्तकबिल में आप क्या देख क्या रहे हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, IPP का मुस्तकबिल है क्या सर? तयशुदा है, इक़्तिदार मिले ना मिले, वज़ारत आला वज़ारत उज़्मा मिले ना मिले, वज़ारतें मिले ना मिले, इस पार्टी के अंदर कम अज कम अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ ओए तोए की सियासत नहीं होगी, कत्तो गारतगरी की सियासत नहीं होगी, नफरत की सियासत नहीं होगी, अपने ही मुल्क के जनाब जड़ें खोखली करने की सियासत नहीं होगी, अवाम के जज्बात से रेप करने की सियासत नहीं होगी, अवाम के जज्बात को अपनी करप्शन और अपनी बदयांती और अपनी इक़्तिदार से मोहब्बत और अपनी ईगो के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब के साथ हमने पहले भी काम किया और उनके साथ अब भी काम कर रहे हैं। एक हम्बल, पोलाइट और एक सेंसिबल शख्स है, उन्हें अपना इक़्तिदार या अपनी वज़ारत उज़्मा से गर्ज नहीं है। हमने इस्लाम पाकिस्तान इसका नाम भी इस वजह से रखा कि हम पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर आएंगे। हमने ओए तोए की सियासत, नफरत की सियासत नहीं। और सर इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है कि उसमें जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्हें जो है वो ठीक किया जाए, क्योंकि और उसके लिए ज़रूरी है कि इरादे अच्छे हों। इरादे अच्छे होंगे तो इदारे अच्छे होंगे। मुझे क्विकली ये बता दें फैज़ भाई, क्योंकि आप जेल खाना जात के जो हैं वो वज़ीर भी रह चुके हैं, तो जो अटक जेल के इस वक्त हालात हैं, जो शिकायत की जा रही है ख़ासकर कैदी नंबर 804 की तरफ से, उनकी अहलिया की तरफ से जो हालात हैं इस वक्त, तो लोग सवाल ये कर रहे हैं कि कभी तवज्जो क्यों नहीं दी गई वहाँ पर कोई बेटर क्लास बनाने की, या B क्लास जिसे कहते हैं उसे बनाने की, और फिर ये शिकायतें ना आती। भाईजान तसल्ली से मुझे 4 मिनट नहीं टोकना सलमान आपने, यही आपका क्लिप जना वायरल भी होगा इंशाल्लाह। 30 सेकंड है आपके पास। 30 सेकंड में मैं क्या बताऊं? बताएं। जेल होती है, कोई अपनी जना बड़ी फुफो के घर का विजिट नहीं होता, ना अपनी दादी अम्मा के घर का विजिट होता है, ना शालामार बाग का विजिट होता है, और ना मीनार पाकिस्तान की जनाब अल्लामा इकबाल पार्क का विजिट होता है। मैंने भी जेल काटी है। मैंने 21 साल की उम्र में 6 महीने 324 काटी थी स्टूडेंट लीडर की हैसियत से, 21 साल की उम्र में। फिर उसके बाद कई दफा काटी, और इस दफा 2 दफा 8-8 दिन की काटी। जेल के अंदर या C क्लास होती है या बेटर क्लास होती है, 2 ही क्लासें हैं, ठीक है जी। A क्लास का कोई तस्वर नहीं है। ये मैंने ट्वीट किया था पहले दिन ही, जब ये A क्लास करना शुरू हो गए थे। दूसरी चीज, और भाईजान हमने भी तो काटी है ना, हम भी तो मिनिस्टर थे साबिक, हमने भी काटी जनाब। बिच्छू थे, काकरोच थे, तंबूड़ियां थी, वहीं पे ही जनाब वॉशरूम था, खाने पीने का। अब आप कहें कि आपको जनाब VVIP तरीके से अंडे उबाल के, अंडे फ्राई, शहद, नाशपाती, प्रोग्राम ठीक कह रहे हैं आप, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जो आप जो मिसालें दे रहे हैं ना, वो मुझे जेल सेल से ज्यादा ना कब्र का हाल लग रहा है। बिच्छू हैं। लेकिन बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।